Hello students, welcome to the world of economics. This is Atlev Pathak, PGT Economics, Kendriya Vidyalaya Bacheli. So in the previous videos, I have taught about the functions of the central bank, and the last function was the central bank is the credit controller. यानी कि central bank controls the credit in the economy. तो सेंट्रल बैंक किस तरीके से क्रेडिट कंट्रोल करती है उसके बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो जो इंस्ट्रूमेंट्स उसके साथ यूज किए जाते हैं, कौन कौन से पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो सेंट्रल बैंक यूज करती है क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए, उसके बारे में इस वीडियो में स्टडी करेंगे एक एक करके। वैसे ये सिलेबस जो है अपने जो नया रिवाइज सिलेबस आया है उसमें से डिलीट कर दिया गया है, लेकिन इसका जो एप्लीकेशन है वो अगले यूनिट में है, इसीलिए हमको उसे पढ़ना ही पड़ेगा। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो जो सेंट्रल बैंक किस तरीके से क्रेडिट कंट्रोल करती है, उस जो पॉलिसी अडॉप्ट करती है उसको बोलते हैं द क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी ऑफ द सेंट्रल बैंक, या इसका एक नाम और है, उसको बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। तो क्रेडिट कंट्रोल करने के लिए जो पॉलिसी सेंट्रल बैंक अडॉप्ट करती है उसे क्या बोलते हैं, हम मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं, या उसे क्या बोलते हैं, हम क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी भी बोलते हैं। तो सेंट्रल बैंक क्या करता है, वो देखता है अकॉर्डिंग टू द नीड कि मनी सप्लाई को बढ़ाना है या मनी सप्लाई को घटाना है। ओके, तो मनी सप्लाई को किस तरीके से इंक्रीज करना है या मनी सप्लाई को किस तरह से डिक्रीज करना है, तो इसके लिए जो पॉलिसी सेंट्रल बैंक के द्वारा अडॉप्ट की जाती है उसे बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द सेंट्रल बैंक, या उसे क्या बोलते हैं, क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी ऑफ द सेंट्रल बैंक। तो इकोनॉमी में मनी सप्लाई को डिक्रीज करना या इंक्रीज करने के लिए जो पॉलिसी सेंट्रल बैंक के द्वारा अडॉप्ट की जाती है उसे क्या बोलते हैं, हम क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी बोलते हैं। इस पॉलिसी के अंतर्गत सेंट्रल बैंक बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट यूज करती है। इन सारे इंस्ट्रूमेंट्स को हम दो कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। तो उन सारे इंस्ट्रूमेंट्स को हम टू टाइप्स के इंस्ट्रूमेंट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट मेथड या क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट, एंड सेकेंड वन इज द qualitative methods या qualitative instruments. So you can use the word method or you can use the word instrument, both are same. तो quantitative आपको जैसे नाम से स्पष्ट हो रहा होगा, क्वांटिटी यानी कि ऐसे मेथड्स जो इकोनॉमी में मनी सप्लाई की ओवरऑल क्वांटिटी क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो ऐसे मेथड्स जो पूरी इकोनॉमी में मनी सप्लाई को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं। तो ऐसे मेथड्स को क्या बोलते हैं, हम क्वांटिटेटिव मेथड्स बोलते हैं। जैसे कि मान लो पूरी इकोनॉमी में 1 लाख करोड़ रुपए की मनी सप्लाई है, उसको बढ़ाना है, 1,25,000 रुपीज करना है या 75,000 रुपीज करना है। ओके, तो इसको बोलते हैं कि पूरी इकोनॉमी में मनी सप्लाई को कितना कम करना है या बढ़ाना है। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जो पूरी इकोनॉमी के मनी सप्लाई फोकस करते हैं, पूरी इकोनॉमी की मनी सप्लाई की क्वांटिटी को कंट्रोल करते हैं, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स को बोलते हैं हम क्वांटिटेटिव मेथड्स या क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। इसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, कैश रिजर्व रेशियो या स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो SLR। तो इसके अंदर और लास्ट आता है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। तो क्वांटिटेटिव मेथड्स में 6 मेथड्स आते हैं। ओके, 6 इंस्ट्रूमेंट्स है जिनको हम इन 6 इंस्ट्रूमेंट्स को कहा रखते हैं, क्वांटिटेटिव मेथड्स की कैटेगरी में रखते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, पूरी इकोनॉमी के ओवरऑल मनी सप्लाई को कंट्रोल करते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज द क्वालिटेटिव मेथड्स। आप नाम देखिए, क्वालिटी, ये क्या करते हैं, क्वालिटी को कंट्रोल करते हैं। क्वालिटी इन सेंस ये इसमें जो भी इंस्ट्रूमेंट्स है ना वो पूरी इकोनॉमी के ओवरऑल जो मनी सप्लाई होती है उस पर फोकस नहीं करते। ये क्या करते हैं, इकोनॉमी के कुछ सेलेक्ट सेक्टर्स को फोकस करते हैं। जैसे कि मान लीजिए एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, ऑटोमोबाइल सेक्टर हो गया ना, तो डिफरेंट जो सेक्टर्स होते हैं उन पर उनकी ही मनी सप्लाई को कम करते हैं या बढ़ाते हैं। जैसे गवर्नमेंट ने कहा कि भाई ऐसा करना है कि हमें एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या करना है, क्रेडिट को बढ़ाना है, तो बैंकों से बोला जाए कि आप क्या करिए जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या करिए, क्रेडिट सप्लाई को बढ़ा दीजिए। तो जब एक सिलेक्टिव सेक्टर्स में हम क्या करते हैं, हमें मनी सप्लाई को डिक्रीज करना है या मनी सप्लाई को इंक्रीज करना है, तो इसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, हम क्वालिटेटिव मेथड्स या क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स बोलते हैं। इसमें भी
मेनली ऐसे तो आपके सिलेबस में एक ही था पहले, अब तो एक भी नहीं है, लेकिन ये 3 है। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट, राशनिंग ऑफ क्रेडिट एंड मोरल सुआसन, तो इनके बारे में हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे, किस तरीके से इनका यूज कर करके सेंट्रल बैंक जो है मनी सप्लाई पर कंट्रोल करता है। तो अब पहला देखते हैं बैंक रेट। हाँ देखिए पहला बैंक रेट। तो बैंक रेट क्या है, इसकी पहले डेफिनेशन समझते हैं और फिर देखेंगे इसका यूज करके किस तरीके से मनी सप्लाई को सेंट्रल बैंक कंट्रोल कर सकती है। तो पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो बैंक रेट, इट इज द रेट एट विच कमर्शियल बैंक्स बोरो मनी फ्रॉम द सेंट्रल बैंक फॉर द लॉन्ग टर्म। जब देखो ये एक रेट होती है, इस पर क्या करते हैं कमर्शियल बैंक, क्या करते हैं सेंट्रल बैंक से आकर के लोन लेते हैं। जैसे कि SBI, यूको बैंक, इलाहाबाद बैंक क्या करते हैं, जाकर के सेंट्रल बैंक से क्या करते हैं लोन बोरो करते हैं, लोन लेते हैं, मनी बोरो करते हैं। तो जिस रेट पे जो लोग सेंट्रल बैंक से उधार लेते हैं ना, उस रेट को क्या बोलते हैं, बैंक रेट बोलते हैं। ऐसे ही रेपो रेट भी उसी को बोलते हैं। लेकिन दोनों में छोटा डिफरेंस है कि बैंक रेट में जो लोन लिए जाते हैं, जो मनी बोरो किया जाता है, वो लॉन्ग रन के लिए किया जाता है, लंबे समय के लिए किया जाता है, फॉर द लॉन्ग टर्म। और इसमें रेपो रेट में क्या होता है, जो मनी बोरो किया जाता है वो क्या किया जाता है, वो शॉर्ट टर्म के लिए मनी बोरो किया जाता है। बाकी दोनों रेट वही रेट है जिस पर कि कमर्शियल बैंक क्या करते हैं, सेंट्रल बैंक से लोन बोरो करते हैं। ओके, तो या तो बैंक रेट की डेफिनेशन आए या रेपो रेट की डेफिनेशन आए, और ये भी आए कि दोनों किस तरीके से मनी कंट्रोल करते हैं। तो आपको सेम ही चीज लिखना है, बस दोनों डिफरेंस इतना ही है कि बैंक रेट में जो कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से लोन बोरो करते हैं, जो लोन उधार लेते हैं, वो क्या होता है, वो लॉन्ग रन के लिए होता है, लॉन्ग टर्म के लिए रहता है। और जो रेपो रेट होता है उसमें क्या होता है, वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से मनी सप्लाई कंट्रोल करते हैं। देखो हम मनी बैंक रेट और रेपो रेट का यूज करके किस तरीके से मनी सप्लाई को कंट्रोल करते हैं, इसका पूरा प्रोसेस देखते हैं। मान लीजिए कि इकोनॉमी में इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है कि प्राइस लेवल ज्यादा है, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। तो क्या करना पड़ेगा हमें, तो सेंट्रल बैंक चाहेगा कि इकोनॉमी में क्या हो जाए, मनी सप्लाई कम हो जाए। तो उसके लिए क्या करना होगा उसे, अब वो क्या करेगा कि जो बैंक रेट है उसको क्या कर देगा, वो बढ़ा देगा, इंक्रीज कर देगा। रेपो रेट और बैंक रेट क्या करेगा, वो इंक्रीज कर देगा, बढ़ा देगा। जब वो बैंक रेट बढ़ाएगा तो जो कमर्शियल बैंक है उनको सेंट्रल बैंक से लोन लेना क्या हो जाएगा, एक्सपेंसिव पड़ेगा, महंगा पड़ेगा। जब बैंक रेट बढ़ जाएगी तो कमर्शियल बैंकों को सेंट्रल बैंक से लोन लेना क्या पड़ेगा, एक्सपेंसिव पड़ेगा। तो क्या करेंगे, वहां से वो कम पैसा लोन लेंगे, तो कम लोन लेंगे, या वहां से वो लोन लेंगे भी, तो जब वो क्या करेंगे, फिर वो जो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको बढ़ा देंगे। जब मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा तो जो लोन है ना वो एक्सपेंसिव हो जाएंगे, महंगा लोन हो जाएगा। तो लोग क्या करेंगे, जब लोन एक्सपेंसिव हो जाएगा, लोन लेना, उस लोन को बोलते हैं क्रेडिट। जब क्रेडिट एक्सपेंसिव हो जाएगा, उसकी डिमांड क्या करेगी, फॉल करेगी। डिमांड फॉल करेगी तो ऑटोमेटिक क्या होगा, मनी सप्लाई फॉल हो जाएगी। तो जब मनी सप्लाई कम होगी तो जो गुड्स एंड सर्विस की जो डिमांड्स इकोनॉमी में, उसको बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड, वो क्या होगा, वो फॉल करेगा। डिमांड फॉल करेगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, इन्फ्लेशन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका यूज हम कर सकते हैं। तो देखिए, मैं आप एक डायग्राम समझेंगे, फ्लो चार्ट द्वारा समझेंगे। तो देखो मान लीजिए इकोनॉमी में फ्लो इन्फ्लेशन है, क्या इकोनॉमी में इन्फ्लेशन, इट मीन्स RBI wants to decrease the money supply, wants to decrease the money supply। तो कैसे सप्लाई डिक्रीज होगा, मनी सप्लाई, तो क्या करेगा, बैंक रेट को इंक्रीज कर देगा सेंट्रल बैंक। जब बैंक रेट इंक्रीज होगा तो बैंकों को कमर्शियल बैंक से लोन लेना क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा। क्योंकि हमें पता है कि बैंक रेट इज द रेट एट विच कमर्शियल बैंक्स बोरो लोन फ्रॉम द सेंट्रल बैंक। जब बैंक रेट को हाइक कर देंगे, उसकी जब रेट बढ़ा देंगे, तो कमर्शियल बैंकों द्वारा सेंट्रल बैंक से लोन लेना क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा। जब वहां से लोन एक्सपेंसिव होगा तो क्या करेंगे, वो बदले में क्या करेंगे, उसके रिस्पॉन्स में क्या करेंगे, वो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट में कर देंगे, बढ़ा देंगे, राइज कर देंगे। क्या होगा, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, वो बढ़ा लेंगे। जब मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो अब क्या होगा, लोन बिकम्स एक्सपेंसिव या डियर भी बोलते हैं एक्सपेंसिव। तो क्या होगा, जो क्रेडिट जो है वो क्या हो जाएगा, वो महंगा हो जाएगा। जब क्रेडिट महंगा हो जाएगा, यानी कि अब लोग क्या करेंगे, अब
डिमांड फॉर क्रेडिट फॉल्स, तो जो लोन लेने की डिमांड क्या जाएगी वो कम हो जाएगी, चाहे वो कंजप्शन के लोन हो चाहे वो इन्वेस्टमेंट के लोन हो। जब लोन के लिए डिमांड कम हो जाएगी तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली मनी सप्लाई कम हो जाएगी, फॉल करेगी। जब मनी सप्लाई रिड्यूस होगी तो क्या होगा, डिमांड क्या हो जाएगा, फॉल करेगा। जब डिमांड फॉल करेगा तो लास्ट में क्या होगा, इन्फ्लेशन आपका कर्व हो जाएगा। बस यही चीज आपको क्या करना है, रेपो रेट में करना है। सेम है दोनों, दोनों क्या है, दोनों के लिए आपको क्या करना, सेम करना, लिखना पड़ेगा आपको, एज इट इज सेम करना है आपको। पहले क्या करेंगे, रेपो रेट बढ़ाएंगे तो क्या होगा, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा, फिर क्या होगा, क्रेडिट बिकम एक्सपेंसिव, फिर क्या होगा, उसकी डिमांड कम हो जाएगी, फिर क्या होगा, मनी सप्लाई कम होगा, और इसके कम होने से क्या होगा, डिमांड कम होगी, डिमांड कम हो तो क्या होगा, इन्फ्लेशन कर्व हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिए आप कि इन्फ्लेशन में किस तरीके से बैंक क्या करती है, क्रेडिट को कंट्रोल करती है। अब हम बात करेंगे उल्टा, अब हम बात करेंगे डिफ्लेशन का। इन केस ऑफ डिफ्लेशन, डिफ्लेशन वो कंडीशन होती है जहां पर गुड्स एंड सर्विस की डिमांड क्या करती है, बहुत फॉल्स कर जाती है, तो ऐसी कंडीशन को बोलते हैं डिफ्लेशन बोलते हैं, मंदी बोलते हैं। डिप्रेशन आ गया, मंदी आ गई, तो मंदी को क्या बोलते हैं, डिफ्लेशन बोलते हैं। ओके, तो डिफ्लेशन में क्या करना होता है कि मनी सप्लाई को बढ़ाना होता है, क्योंकि लोगों के पास में जो परचेसिंग पावर कम हो जाती है, तो जब मनी सप्लाई को बढ़ाते हैं तो पैसा हाथ में आता है तो क्या ज्यादा खर्चा करते हैं, खर्च करते हैं तो डिमांड राइज होती है। तो हमें मान लीजिए सेंट्रल बैंक को क्या करना है, डिफ्लेशन को दूर करना है, तो क्या करेगी वो, मनी सप्लाई क्या करेगी, वो इंक्रीज करना चाहती है, तो क्या करेगी वो, बैंक रेट क्या करेगी, वो कम कर देगी, बैंक रेट या रेपो रेट क्या करेगी, डिक्रीज कर देगी। ओके, फॉल्स होगा। जब बैंक रेट फॉल होगा इसका मतलब है कमर्शियल बैंकों को सेंट्रल बैंक से लोन लेना क्या पड़ेगा, वो चीप, सस्ता पड़ेगा। ओके, जब वहां से लोन सस्ता लेंगे तो क्या करेंगे, आगे भी क्या करेंगे, वो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या कर देंगे, वो गिरा देंगे, फॉल कर देंगे, तो उससे क्या होगा, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगी, फॉल्स करेगी। जब मार्केट रेट ऑफ फॉल करेगी तो क्या होगा, फिर क्रेडिट बिकम्स चीप, अब लोन लेना सस्ता हो जाएगा। जो पहले होम लोन 12% आ रहा था अब वो 8% आ रहा है, तो क्या हो गया, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गई, कम हो गई, तो लोग क्या करेंगे, चलो मकान खरीदते हैं, तो क्या करेंगे, वो डिमांड बढ़ा देंगे, तो उससे क्या होगा, डिमांड फॉर द क्रेडिट राइजेस, तो अब ज्यादा लोग लोन लेने के लिए आएंगे, तो क्या होगा, उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा, मनी सप्लाई बढ़ जाएगा, लोगों के पास पैसा पहुंच गया तो क्या होगा, मनी सप्लाई बढ़ेगी। जब सप्लाई बढ़ेगी, मनी सप्लाई बढ़ेगी तो क्या होगा इसका, तो लोगों के पास में जब पैसा आएगा तो क्या करेंगे, वो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, डिफ्लेशन आपका कर्व्ड हो जाएगा। तो इस तरीके से बैंक रेट और रेपो रेट दोनों का इस्तेमाल करके, दोनों सेम ही है, दोनों का यूज करके मनी सप्लाई कंट्रोल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम रिवर्स रेपो रेट। नेक्स्ट जो है इंस्ट्रूमेंट्स, दैट इज द रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट का जस्ट रिवर्स होता है, उल्टा होता है। ओके, रेपो रेट में क्या था, कमर्शियल बैंक क्या करते थे, सेंट्रल बैंक से लोन बोरो करते थे, उधार लेते थे। इसमें क्या करते, उल्टा है उसका, उसमें क्या करेंगे, कमर्शियल बैंक अपना जो पैसा है, एक्सिस जो उनके पास में पैसा बचा हुआ है, उसे क्या करेंगे, वो सेंट्रल बैंक के पास जाकर के जमा कर देंगे, अपना सरप्लस फंड वहां पर पार कर सकते हैं। इतना समझ लीजिए कि जिस रेट पर बैंक सेंट्रल बैंक से उधार लेते हैं, बोरो करते हैं, वो तो होती है रेपो रेट, और जिस रेट पर कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक में जमा करते हैं पैसा, वो होती है आपकी रिवर्स रेपो रेट। अब देखिए समझिए उसको, इजी है। तो इट इज द रेट एट विच कमर्शियल बैंक्स कैन पार्क देयर सरप्लस फंड्स विद द सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक मीन्स आरबीआई। तो जो जितने भी कमर्शियल बैंक हैं, अपना जो एक्स्ट्रा पैसा है वो कहाँ जमा करते हैं, सेंट्रल बैंक में जमा करते हैं। तो जिस रेट पर वो जमा करते हैं उसको बोलते हैं हम रिवर्स रेपो रेट। इट इज जस्ट रिवर्स ऑफ द रेपो रेट। तो रेपो रेट का उल्टा होता है उसमें। अब देखेंगे इसका यूज सेंट्रल बैंक कैसे करता है इन केस ऑफ इन्फ्लेशन, इन केस ऑफ डिफ्लेशन। मतलब हाउ सेंट्रल बैंक यूज द रिवर्स रेपो रेट टू कंट्रोल द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। लेट्स सी। देखो, इन केस इन्फ्लेशन तो क्या करना पड़ता है, मनी सप्लाई टू बी डिक्रीज। हमें क्या करना पड़ेगा, आरबीआई क्या करना पड़ेगा, मनी सप्लाई कम करना पड़ेगा। तो क्या करेगा वो, तो यूज क्या करना है, रिवर्स रेपो रेट। तो क्या करेगा वो, रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा देगा, इंक्रीज कर देगा। तो क्या होगा, इससे कमर्शियल बैंक एनकरेज होंगे टू पार्क मोर फंड विद द सेंट्रल बैंक। तो सेंट्रल बैंक की गारंटी है भाई, वो तो वहां से पैसा वसूल होना ही होना है। अब बाकी लोगों को बांट दे लेके भग गया तो ये अच्छा है कि चलो लोगों को बांटने से बेहतर पैसा कहाँ रखा जाए, सेंट्रल बैंक के पास, क्योंकि वहां से क्या मिल रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट अच्छा मिल रहा है। तो क्या करते हैं,
जब रिवर्स रेपो रेट बढ़ जाती है तो कमर्शियल बैंक वहां पर ज्यादा पैसा जमा कर देते हैं। जब सेंट्रल बैंक के पास में ज्यादा मनी, ज्यादा फंड वहां पार करते हैं, जमा कर देते हैं, तो उनके पास जो है लोन देने के लिए कैश रिजर्व क्या हो जाता है, कम पड़ता है, कमी हो जाती है उसकी। तो क्या करते हैं वो लोगों को लोन भी कम देते हैं। इससे क्या होता है, मनी सप्लाई कम हो जाती है। जब मनी सप्लाई कम होती है तो डिमांड कम हो जाती है, डिमांड कम होती है इन्फ्लेशन ठीक हो जाता है। तो आप देख लीजिए बड़ी आसान तरीके से रिवर्स रेपो रेट का इस्तेमाल कर करके सेंट्रल बैंक जो मनी सप्लाई कंट्रोल करती है। अब हम बात करेंगे डिफ्लेशन के बारे में। देखो इन केस ऑफ डिफ्लेशन तो क्या करना पड़ेगा, मनी सप्लाई टू बी इंक्रीज्ड। तो क्या करेंगे, मनी सप्लाई क्या करना पड़ेगा, हमें इंक्रीज करना पड़ेगा। किसको, सेंट्रल बैंक को। तो क्या करेगा वो, RRR रिवर्स रेपो रेट क्या करेगा, वो फॉल करेगा, कम कर देगा। जब इसको डिक्रीज करेगा तो क्या होगा, कमर्शियल बैंक जो पहले जमा कर रहे थे पैसा RBI के पास में, अब क्या करेंगे, वो वहां पर जमा नहीं करेंगे, और जो उल्टा वहां जमा पैसा उसको क्या करेंगे, वो विड्रॉ करेंगे। तो डिस्करेज होंगे टू पार्क सरप्लस फंड विद द सेंट्रल बैंक। जब वहां पर वो पैसा पार्क नहीं करेंगे, वहां जमा नहीं करेंगे, तो उनके पास लोन देने के लिए फंड ज्यादा होगा। लोन देने के लिए कैश रिजर्व क्या होगा उनके पास में, ज्यादा कैश होगा उनके पास में। तो क्या होगा, कैश रिजर्व फॉर क्रेडिट राइज। और जब ज्यादा लोन देने के लिए होगा तो क्या करेंगे, वो लोन ज्यादा देंगे। तो उससे क्या होगा, मनी सप्लाई राइज होगी। जब मनी सप्लाई राइज होगी तो क्या होगा, उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, एग्रीगेट डिमांड वो भी राइज होगा। जब डिमांड बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, डिफ्लेशन आपका कर्व्ड हो जाएगा। तो इस तरीके से कैश रिजर्व रेशियो रिवर्स रेपो रेट का यूज करके सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई को बढ़ा सकती है, मनी सप्लाई को कम भी कर सकती है। आपने इस तरीके से देखा। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम CRR। नेक्स्ट आता है आपका कैश रिजर्व रेशियो। तो इट रिफर्स टू द मिनिमम परसेंटेज ऑफ टोटल डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक विच दे हैव टू बी केप्ट एज कैश रिजर्व विद द सेंट्रल बैंक। एक्चुअली होता है क्या है कि जितना भी जमा होता है पैसा सेंट्रल बैंक के पास में, वो कमर्शियल बैंकों के पास में जो भी पैसा जमा होता है, जितने भी डिपॉजिट्स उसके पास होते हैं, तो जो भी उसके पास में टोटल डिपॉजिट्स हैं उसका कुछ परसेंट जो कि RBI द्वारा निर्धारित किया जाता है, उतना परसेंट वो क्या करते हैं, RBI के पास में जमा करना पड़ता है। तो इसको बोलते हैं CRR कैश रिजर्व रेशियो। ये जो है टोटल डिपॉजिट का कुछ परसेंट रहता है। ओके, तो आप समझेंगे कि इट इज द portion of the total deposits which bank have to be keep with the central bank and it is a legally mandatory। ऐसा नहीं है कि कोई मना कर दे। ये जो रेट है CRR की वो RBI द्वारा ही क्या होती है, डिटरमाइंड होती है। RBI द्वारा उसको जो है मैनेज करता है, और सारी बैंकों को, जितने भी कमर्शियल बैंक है, उनको अपने टोटल डिपॉजिट्स का कुछ परसेंट का जमा करना पड़ता है, उन्हें सेंट्रल बैंक के पास में जमा करना पड़ता है। उसी को बोलते हैं हम CRR। अब देखिए इसका यूज कैसे करते हैं इन्फ्लेशन में और कैसे करते हैं डिफ्लेशन में। इन केस ऑफ इन्फ्लेशन मनी सप्लाई क्या टू बी डिक्रीज करना पड़ता है मनी सप्लाई। तो क्या करेंगे, CRR को सेंट्रल बैंक बढ़ा देगी, इंक्रीज कर देगी। तो उससे क्या होगा कि उनको सेंट्रल बैंक के पास में ज्यादा कैश जमा करना पड़ेगा। तो उससे क्या होगा, उनकी जो क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी, फॉल्स करेगी। तो उससे क्या होगा, मनी सप्लाई फॉल होगी, और मनी सप्लाई कम होने से डिमांड भी कम होगी, डिमांड कम होने से क्या होगा, इन्फ्लेशन आपका खत्म हो जाएगा। तो बड़े इजी तरीके से आप देखिए CRR का बढ़ने से क्या होता है कि बैंकों को टोटल डिपॉजिट का ज्यादा परसेंट कहां जमा करना पड़ेगा, सेंट्रल बैंक के पास में। जब ज्यादा पैसा जमा कर देंगे सेंट्रल बैंक के पास में, तो उनके पास लोन देने के लिए कम पैसा बचेगा। तो उनकी जो क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी, फॉल करेगी। जब क्रेडिट क्रिएशन पॉलिसी कम हो जाएगी तो लोगों को लोन भी कम देंगे। तो लोन कम देंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, मनी सप्लाई कम हो जाएगी। जब मनी सप्लाई कम होगी तो एग्रीगेट डिमांड भी फॉल करेगी, और जब डिमांड फॉल करेगी तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, जो इन्फ्लेशन है ना वो क्या हो जाएगी, आपकी कर्व्ड हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। इन केस ऑफ डिफ्लेशन क्या करेंगे, बैंक को क्या करना पड़ेगा, मनी सप्लाई को बढ़ाना पड़ेगा। तो क्या करेगा वो, CRR को क्या कर देगा, वो कम कर देगा, उसकी रेट क्या कर देगा, वो फॉल कर देगा सेंट्रल बैंक। तो क्या करेगा फिर, कमर्शियल बैंकों को कम पैसा सेंट्रल बैंक के पास जमा करना पड़ेगा। जब कम पैसा जमा करेंगे तो उनके पास क्या होगा,
उनकी जो क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी, कि उनके पास में लोन देने के लिए ज्यादा पैसा होगा, ज्यादा फंड अवेलेबल होगा, ज्यादा कैश रिजर्व होगा। उससे क्या होगा, मनी सप्लाई बढ़ेगी इकोनॉमी में। जब मनी सप्लाई बढ़ेगी तो एग्रीगेट डिमांड भी क्या होगी आपकी, वो भी राइज करेगी। तो उससे क्या होगा, जो डिफ्लेशन क्या कर्व हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका इस्तेमाल करके क्या कर सकते हैं, बैंक जो है, सेंट्रल बैंक जो है मनी सप्लाई को कंट्रोल कर सकता है। और एक इसमें एक चीज और भी देख लेंगे आप, थोड़ा सा आपको याद होगा, जो मैंने पहले बताया था कि जो फॉर्मूला होता है ना मनी मल्टीप्लायर का, तो CRR और मनी मल्टीप्लायर का जो है नेगेटिव रिलेशनशिप रहता है। तो जब CRR बढ़ता है तो मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू कम होती है, और मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू कम होती है तो उतनी कम क्या होती है, क्रेडिट क्रिएशन होता है। तो ये भी आप दिमाग में रखेंगे। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम SLR। अगला इंस्ट्रूमेंट वो है SLR, इसको हम फॉर्म में बोलते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो ये क्या होता है कि एक ऐसा टोटल डिपॉजिट्स का वो परसेंट होता है जो कमर्शियल बैंक अपने पास रखते हैं। ओके, उसको बोलते हैं SLR, जो पर डे टू डे जो उनको जो बैंक में फंक्शन करना होता है। अगर कोई बैंक का कोई पैसा विड्रॉ करने के लिए आता है तो पैसा कहां से दें, तो डे टू डे जो वर्क को करने के लिए उनको एक लिक्विड अमाउंट अपने पास रखना पड़ता है कैश के रूप में, उसी को बोलते हैं SLR। और इसकी रेट भी जो है इंडिया में सेंट्रल बैंक की क्या करता है, डिसाइड करता है। ओके, तो इट refers to the minimum percentage of the total deposits of the commercial banks which have to be maintained with themselves as liquid assets। तो आप याद रखिए CRR और SLR में क्या डिफरेंस समझ में आया आपको, देखो एक समझ आऊं तुम्हें, CRR और SLR। S का मतलब हो गया आपका सेल्फ, तो याद रख लो आप कि जो सेल्फ अपने पास रखते हैं बैंक, जो टोटल डिपॉजिट का वो परसेंट जो बैंक का रखते हैं, सेल्फ रखते हैं, उसको क्या बोलते हैं SLR। और टोटल डिपॉजिट का जो परसेंट बैंक कहाँ रखते हैं, सेंट्रल बैंक के पास में, दैट इज CRR। दोनों का एक ही है, तो याद रखें, डिफरेंस करने में आसानी रहेगी। S फॉर सेल्फ। ओके, तो टोटल डिपॉजिट का वो परसेंट जो बैंक अपने पास रखते हैं, दैट इज SLR। और टोटल डिपॉजिट का वो परसेंट बैंक सेंट्रल बैंक के पास रखते हैं, दैट इज CRR। उसको आप इजीली क्या कर सकते हैं, उनके डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। अब इसका इस्तेमाल कैसे करता है बैंक, बिल्कुल एज इट इज CRR की तरह ही है, बिल्कुल आप वैसे ही लिखेंगे जैसे भी आपने CRR किया था। अब मान लीजिए इन्फ्लेशन है, तो इसका मतलब है कि मनी सप्लाई क्या करना है, कम करना है। तो क्या करेगा वो, SLR की रेट को बढ़ा देगा। जब SLR बढ़ जाएगा तो बैंकों को अपने पास में ज्यादा मनी रखना पड़ेगा, कैश रखना पड़ेगा। तो क्या होगा, जब अपने पास ज्यादा रखेगा तो लोगों को लोन कम देगा, तो मनी सप्लाई कम हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी, इन्फ्लेशन दूर हो जाएगा। अब उल्टा ले लो, इन केस ऑफ डिफ्लेशन आप CRR का देखा, उनको वही लिखना है आपको, तो मैं उसको लिख नहीं रहा, बस क्या करना आप SLR क्या कर देना, वहां पर CRR कर देना, बाकी सब आपका सेम रहेगा। अब मान लीजिए इकोनॉमी में डिफ्लेशन है और सेंट्रल बैंक क्या करेगा, मनी सप्लाई को बढ़ाएगा, तो क्या करेगा वो, SLR कम कर देगा। जब SLR की रेट कम कर देगा, परसेंट कम कर देगा, तो बैंकों को अपने पास में कम लिक्विड असेट्स रखना पड़ेगा, कम लिक्विड असेट्स मेंटेन करना पड़ेगा। तो अपने पास में कैश में कम रखेंगे तो लोगों को लोन ज्यादा लेंगे, वो तो लोन ज्यादा लेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, मनी सप्लाई इंक्रीज होगी, और जब मनी सप्लाई इंक्रीज होगी तो डिमांड भी इंक्रीज होगी, और डिमांड इंक्रीज होगी तो डिफ्लेशन आपका खत्म हो जाएगा। इस तरीके से बैंक जो है SLR का यूज करती है सेंट्रल बैंक। और दोनों ही जो रेशियो है, दीज रेशियो आर डिसाइडेड बाय द सेंट्रल बैंक। को एक चीज और, इन दोनों को मिला के बनता है LRR, लीगल रिजर्व रेशियो। तो इसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है CRR, एक होता है SLR। दोनों को ऐड नहीं करते हैं, लेकिन ये लीगल का मतलब है कि लीगल रिजर्व रेशियो। इसका मतलब ये होता है कि ये जो है, ये लॉ के द्वारा क्या किया गया, इनको क्या किया गया है, ये लीगली बाउंड है, इतना आपको रखना है। ये भी लीगली है और ये भी लीगली है, इसलिए दोनों को क्या बोल देते हैं, लीगल रिजर्व रेशियो। ओके, तो आपको मैंने जब स्टार्टिंग में बताया था, तो मनी मल्टीप्लायर की जो हम निकालते हैं, मनी मल्टीप्लायर को हम निकालते हैं, इसकी वैल्यू क्या करें, 1/LRR, लीगल रिजर्व रेशियो। कहीं कहीं क्या होता है कि जो LRR न दे करके क्या देते हैं, सीधा CRR दे देते हैं। तो उसका भी फॉर्मूला यही है आपका, क्योंकि दोनों अपने आप में क्या है, दोनों ही अपने आप में लीगल रिजर्व रेशियो है। अगर मान लीजिए CRR दिया हुआ है और आपसे वो पूछता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ मनी मल्टीप्लायर, तो आपको कुछ नहीं करना है, इनको क्या करना है, सीधा 1 अपॉन कर देंगे हम CRR।
और इन दोनों की वैल्यू क्या किस में दी होती है, परसेंटेज में दी जाती है। किस दी जाती है, परसेंटेज में डिसाइड होती है। कभी कभी 4%, आजकल इंडिया में ये CR कितना है, 4% के समथिंग है। ये जो है SR लगभग 20.5% के समथिंग है। तो ये जो है ये दोनों ही क्या होते हैं, दोनों को बोलते हैं लीगल रिजर्व रेशियो। ओके, इस तरीके से आप देख लीजिए किस तरह से सेंट्रल बैंक का यूज करता है टू कंट्रोल द क्रेडिट क्रिएशन। नेक्स्ट जो क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स है उसका नाम है आपका ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ये क्या होता है थोड़ा समझते हैं। तो इट रिफर्स टू द सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटी इन ओपन मार्केट बाय द सेंट्रल बैंक ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। एक्चुअली क्या है कि जो सेंट्रल बैंक होती है वो क्या करती है, बहुत सारी सिक्योरिटी मार्केट में सेल करती है और परचेज करती है। तो सिक्योरिटी का सेल करना, परचेज करना क्या कहलाता है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस कहलाता है। सिक्योरिटी क्या होता है, बॉन्ड टाइप का होता है, एक तरह का डॉक्यूमेंट होता है। इस पे कुछ प्रॉमिस दिया होता है कि आप अगर 10,000 रुपए जमा करेंगे तो हम आपको जो है 5 साल बाद आपको 12,000 रुपए या 15,000 रुपए आपको वापस करेंगे। इसको बोलते हैं सिक्योरिटीज। जैसे कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, ओके, बॉन्ड्स होते हैं। तो उनको क्या करती है, ये सेंट्रल बैंक क्या करती है, मार्केट में बेचती है या मार्केट से वो खरीदती है। तो दोनों कई तरीके से क्या करती है, वो क्रेडिट को कंट्रोल करती है। तो कैसे, मान लीजिए कि ये मान लीजिए आपके पास में सिक्योरिटी है, ओके, और जब मैं इसको मार्केट में बेचूंगा तो बदले में क्या मिलेगा, मेरे को पैसा मिलेगा। ओके, तो जब उसको लगता है सेंट्रल बैंक को कि मनी सप्लाई कम करनी है तो क्या करता है, वो सिक्योरिटीज को सेल करता है। जब सेल करता है तो सिक्योरिटी को जब सेल करता है तो मार्केट से पैसा कहाँ आता है, सेंट्रल बैंक के पास पैसा आ जाता है। क्योंकि सिक्योरिटी सब खरीदते हैं, पब्लिक खरीदती है, कमर्शियल बैंक खरीदते हैं। जब पब्लिक खरीदती है उनके अकाउंट कहाँ होते हैं, उनके अकाउंट होते हैं कमर्शियल बैंकों में। जब पब्लिक के लोग जब सिक्योरिटी खरीदते हैं तो वो चेक इश्यू करते हैं सेंट्रल बैंक को। तो एक्चुअली देखा जाए ना तो जो कमर्शियल बैंक है उनका पैसा कहां चला जाता है, सेंट्रल बैंक के पास चला जाता है। इसको बोलते हैं लिक्विडिटी को सोखना। ओके, तो जब मनी सप्लाई को कम करना होता है, जब ऐसा किसमें होता है, ऐसा होता है इन्फ्लेशन में। तो देखिए अगर मान लीजिए इन्फ्लेशन है, ड्यूरिंग द इन्फ्लेशन, तो क्या करेगा सेंट्रल बैंक, सिक्योरिटी को सेल करेगा। क्या करेगा, सिक्योरिटी को सेल करेगा। जब मैं कोई चीज मार्केट में बेचूंगा तो बदले में क्या मिलेगा, मेरे को पैसा मिलेगा। ऐसे ही जब सेंट्रल बैंक सिक्योरिटी को मार्केट में बेचती है तो बदले में क्या मिलता है, उसको मनी मिलता है, पैसा मिलता है। जो मनी उसको मिलता है उससे क्या होता है, मार्केट में क्या होता है, लिक्विडिटी कमी आ जाती है। वो क्या करता है, सिक्योरिटी को सेल करके सेंट्रल बैंक क्या करता है, लिक्विडिटी को मार्केट से सोख लेता है। ओके, यानी कि पैसे को क्या लेता है, वो ले लेता है लोगों से और कमर्शियल बैंक से ले लेता है। जब पैसा सेंट्रल बैंक के पास आ जाता है तो क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी होती है बैंक को, क्या होती है, वो फॉल कर जाती है, गिर जाती है। अब बैंक क्या करेंगे, कम पैसा, उनके पास पैसा कम होगा तो लोन क्या देंगे, वो लोन भी कम दे पाएंगे। जब उनकी कैपेसिटी कम हो जाती है तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, मनी सप्लाई क्या हो जाती है, फॉल्स हो जाती है। जब मनी सप्लाई फॉल्स करती है तो डिमांड में क्या हो जाती है, कम हो जाती है। डिमांड कम होती है तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, इन्फ्लेशन आपका कर्व हो जाता है। अब हम बात करेंगे डिफ्लेशन में। तो ड्यूरिंग द डिफ्लेशन तो क्या करना है, मनी सप्लाई बढ़ाना है कमर्शियल सेंट्रल बैंक को। तो क्या करेगा वो, जब कोई चीज हम मार्केट से परचेज करते हैं तो हमें पैसा देना पड़ता है। तो अगर ये सिक्योरिटी है, ये पब्लिक के पास है या कमर्शियल बैंकों के पास है, तो सेंट्रल बैंक क्या करेगा, इसको क्या करेगा, उनसे परचेज करेगा। जब परचेज करेगा तो क्या करेगा, बदले में क्या करेगा, वो रुपए देगा, मनी देगा। तो मनी कहाँ होगा, उसने क्या किया, सिक्योरिटी को परचेज किया, मनी जो है मार्केट में रिलीज कर दिया। जब लोगों को मनी दिया, लोगों ने मनी कहाँ जमा किया, कमर्शियल बैंक में जमा किया। तो उससे क्या हुआ, कमर्शियल बैंकों की जो क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी क्या होगी, राइज कर गई। जब वो ज्यादा लोन देंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, मनी सप्लाई बढ़ेगी। अब मनी सप्लाई बढ़ेगी तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा, तो डिमांड बढ़ेगा तो डिफ्लेशन क्या होगा, आपका कर्व हो जाएगा। तो इस तरीके से ओपन मार्केट ऑपरेशन का याद रखिए, जब उसे मनी सप्लाई बढ़ानी है तो क्या करेगा, वो परचेज करेगा। क्या करेगा, वो परचेज करेगा। ओके, जब कोई चीज बेचते हैं तो बदले में पैसा मिलता है, और जब कोई चीज जब हम कोई चीज खरीदते हैं, ओके, तो क्या होता है, हमें पैसा मिलता है। जब हम बेचते हैं तो पैसा हमारे पास में आता है। ओके, ठीक है ना। तो यही आप इसी को आप यहाँ लागू कर देंगे कि सेंट्रल बैंक सिक्योरिटी को कब सेल करता है, कब परचेज करता है, तो आपको इजी समझ में आ जाएगा। तो ये हो गया आपका ओपन मार्केट ऑपरेशंस। इसमें ये सारे जितने भी हमने इंस्ट्रूमेंट्स पढ़े वो कौन से थे, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। अब पढ़ेंगे हम क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, उसमें से केवल एक ही पढ़ेंगे, बाकी हमारे सिलेबस में है ही नहीं। वो कौन सा है आपका, वो है मार्जिन रिक्वायरमेंट। अगला जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो हम लेंगे आपका क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स में मैंने 3 बताए थे आपको,
उसमें से पहला है मार्जिन रिक्वायरमेंट। ओके, तो मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है इसको थोड़ा समझना है। उसकी डेफिनेशन क्या है कि जब हम बैंक में लोन लेने के लिए जाते हैं तो बैंक हमसे क्या मांगता है, कोलेटरल मांगता है, कुछ ना कुछ गिरवी रखवाता है गारंटी के रूप में। तो मान लीजिए आपके पास में कोई घर है, वो आप होम लोन लेना चाहते हैं, तो क्या करता है वो अभी कागज लेके आओ, करके डॉक्यूमेंट लेके आओ, है। तब आप 1 करोड़ रुपए का मान लो आपके पास घर है, तो आपको बैंक क्या करता है 1 करोड़ रुपए का लोन नहीं देता। अगर 1 करोड़ का घर है तो आपको 70 लाख रुपए या 60 लाख रुपए या 80 लाख रुपए का लोन देगा आपको। ओके, तो मान लीजिए कि आपने 1 करोड़ का मकान आपने रखा, गिरवी रखा, आपको 70 लाख रुपए का लोन का मिल गया। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ आपका, 30 लाख रुपए का। इसी को बोलते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट। यानी कि जो कोलेटरल हम लोन के लिए ऑफर करते हैं उसकी वैल्यू और वास्तव में बैंक हमको जो लोन देता है उसका डिफरेंस कहलाता है मार्जिन रिक्वायरमेंट। तो अगर मान लो मनी सप्लाई बढ़ाना है तो क्या करेगा, मार्जिन रिक्वायरमेंट कम कर देगा, और जब मनी सप्लाई कम करना है तो मार्जिन रिक्वायरमेंट को बढ़ा देगा। देखो मैंने क्या लिखा डेफिनेशन में, देखो मार्जिन रिक्वायरमेंट इट रिफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन द करंट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी ऑफर्ड फॉर लोन, द कोलेटरल की वैल्यू, एंड द वैल्यू ऑफ लोन ग्रांटेड। तो जो हम रखते हैं गिरवी उसकी वैल्यू और जो वास्तव में बैंक हमको लोन देता है उसका डिफरेंस कहलाता है मार्जिन रिक्वायरमेंट। आप समझिए, मान लीजिए 1 करोड़ रुपए का आपके पास में हाउस है। ओके, 1 करोड़ रुपए का हाउस है। ओके, वो आपने क्या रखा है, मॉर्टगेज रखा है। मॉर्टगेज और गिरवी रखना, मॉर्टगेज रखा है आपने। तो बदले में बैंक ने क्या किया, बैंक ने लोन दिया मान लीजिए 70 लाख रुपए का। ओके, तो 70 लाख रुपए का लोन दिया, तो दोनों का डिफरेंस कितना है, दोनों का डिफरेंस आ गया, उसी को बोलते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट। ओके, तो मार्जिन रिक्वायरमेंट कितना हो गया इसमें आपका, 30 लाख रुपए हो गया आपका। ओके, अगर मान लीजिए उसको मनी सप्लाई बढ़ाना है तो क्या करेगा वो, इस मार्जिन रिक्वायरमेंट को कम कर देगा। मान लो कि उसको सप्लाई क्या करना है, बढ़ाना है, उसे मनी सप्लाई क्या करना है, उसे इंक्रीज करना है पर्टिकुलर सेक्टर में, तो क्या करेगा वो, इस मनी सप्लाई को बढ़ाने के लिए क्या करेगा वो, इस मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या कर देगा, वो कम कर देगा। पहले 30 का रेफरेंस था उसने कर दिया, मान लीजिए 20 लाख कर दिए। इसका मतलब है अब क्या करेगा वो, 70 लाख रुपए का लोन मिलेगा, अब उसको क्या होगा, 80 लाख रुपए का बैंक लोन देंगे। तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ, जो पहले 30 लाख रुपए मार्जिन मनी था अब कितना हो गया, 20 लाख रुपए हो गया, यानी कि 10 लाख रुपए और मनी बढ़ गया। अब मान लो उल्टा कर लो, अगर मनी सप्लाई क्या करनी है, कम करनी है, तो क्या करेगा वो, इस मार्जिन रिक्वायरमेंट को क्या करेगा, बढ़ा देगा। मान उसने कर दी 40 लाख, तो 40 लाख रुपए कर दिया, तो क्या होगा, जो मनी पहले 80 लाख रुपए मिल रहा था हमें लोन, अब क्या मिलेगा वो 60 लाख मिलेगा। इसका मतलब क्या किया उसने, 20 लाख रुपए क्या किया उसने कम कर दिए। तो ये जो मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या किया आपने, बढ़ा दी, तो क्या होगा, मनी सप्लाई क्या हो गया आपका, फॉल्स कर गया। तो यही है कि मार्जिन रिक्वायरमेंट में बढ़ा करके या कम कर करके मनी सप्लाई को आसानी से कंट्रोल करते। लेकिन ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये पूरी इकोनॉमी के लिए नहीं है, किसी सेलेक्ट सेक्टर के लिए होता है। मान लीजिए ऑटोमोबाइल सेक्टर है, कार का है, आजकल क्या होता है कि डाउन पेमेंट दे देते हैं कि आप 90% तक लोन लेके जाइए। ओके, इसका मतलब क्या है, उन्होंने क्या किया, मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या कर दिया, कम कर दिया पहले से। ओके, तो इस तरीके से इसका इस्तेमाल करके क्या करते हैं, मनी सप्लाई कंट्रोल कर सकते हैं। इतना ही सिलेबस में है। तो ये पूरा आपका हो गया जो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स है इसके द्वारा सेंट्रल बैंक जो है मनी सप्लाई कंट्रोल करता है। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके कोई डाउट्स को आप पूछ सकते हैं। ओके, आप वीडियो देखें और सब समझने का प्रयास करें। थैंक यू।